हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको आईसीआर के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं 7 सितंबर को, वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। 7 सितंबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस आए थे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे पता चले हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं और फिजिक्स के भी हैं। तो देखिए, बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन केवल आप क्वेश्चन देख लेना, बाकी का आंसर आप लोगों को खुद को ही करना है। और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और उनके आंसर भी मैं या उनका आंसर का आइडिया मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लोहे चुंबकीय पदार्थ की संवेदनशीलता है, यानी द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ पूछा गया होगा यहाँ पर, जो आपके आयरन और स्टील्स होते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपसे इसकी रेंज पूछी गई हो तो जो आपके रेंज होती है वो रेंज आपके 1000 टू 10,000 तक होती है। कितने तक होती है? 10,000 तक आपकी इसकी रेंज होती है, ठीक है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइक्लोट्रॉन मशीन द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है, यानी कौन सा, वहां पर तो एक पार्टिकल का नाम दे रखा होगा आपको, न्यूट्रॉन। कौन दे रखा होगा? न्यूट्रॉन आपको नाम दे रखा होगा, क्योंकि साइक्लोट्रॉन जो होता है उसमें केवल जो आवेशित होते हैं, जो न्यूट्रल चार्ज स्पीशीज होती है वो नहीं होती है, वहाँ पर त्वरित नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पर कोई चार्ज्ड स्पीशीज होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट क्लीनर में जिप्सम का परसेंट, यानी जिप्सम के बारे में कुछ पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पर जो जिप्सम वाला है इसका आंसर ना सेम टू सेम वो नहीं है, बल्कि जिप्सम जो आपके काम करता है ना, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ सीटिंग ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट के जमने की जो तीव्रता होती है उसको कम कर देता है जिप्सम। आगे आपके पास है कि ग्रेफाइट की संरचना में कितने sp2 का संकरण कार्बन परमाणु है। हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम्स आर इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट्स। तो देखिए, जो ग्रेफाइट्स में जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो सारे के सारे sp2 स्ट्रक्चर से sp2 कार्बन से ही ऐड होते हैं, और एक ग्रेफाइट जो होता है वो आपके अन्य 3 कार्बन से ऐड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अल्फा एमिनो एसिड में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है? विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स इज प्रेजेंट इन अल्फा एमिनो एसिड। तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड किस टाइप का होता है? कोवेलेंट टाइप का होता है। कैसा होता है? कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आईपीसी नाम पूछा गया है। तो ये जो आईपीसी नाम है, देखिए इसमें इसकी रियल जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जैसा बताया मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। इसकी जो रियल में एक्चुअल में स्ट्रक्चर हो रही होगी वो कुछ इस तरह की हो रही होगी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर आपका कार्बन होगा, और इस कार्बन के साथ आपका ब्रोमाइड जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए, आपको नंबरिंग 1, 2 एंड 3 इस तरह से आपको नंबरिंग कर देनी होगी। और जैसे ही आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर जो आपका सीन बनेगा वो क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, ठीक है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, आपसे घनत्व का विमीय सूत्र पूछा गया है, ठीक है। डेंसिटी का विमीय सूत्र आपसे पूछा गया है। तो आपको बताया कि जो डेंसिटी होती है वो D = क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो W अपॉन, मैंने इसको V लिख दिया, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? kg अपॉन मीटर में लिख सकता हूँ। तो देखिए, kg का क्या हो जाएगा? m1, और मीटर का क्या हो जाएगा? L-1। तो ये इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए फिनोल के ऊपर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं CH2 डबल बॉन्ड के साथ HBr, और ये प्रोक्साइड इफेक्ट वाली रिएक्शन हो रही है, एंटी मार्कोनिकोव रूल से हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए H2O2 भी आपके पास दे रखा है। तो उत्पाद में क्या बन जाएगा? उत्पाद में आपके पास देखिए फिनोल, और ये फिनोल के ऊपर आपके पास कार्बन के पास ये कार्बन, और यहाँ पर आपका क्या ऐड हो जाएगा? Br ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, P4 जब NaOH रिएक्ट करता है तो क्या उत्पाद बनता है? तो देखिए, P4 जब NaOH रिएक्ट करता है तो मेनली क्या उत्पाद बनता है? मेनली आपके पास PH3 बनता है। क्या बनता है? मेनली PH3 बनता है, वाटर डिजोल्व करते हुए जब बनाते हैं तो। उसके साथ में आपके साथ सोडियम NaH2PO2 भी बनता है। क्या बनता है? NaH2PO2 भी आपका बनता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नोबल गैस आर प्रेजेंट इन विच पीरियड। नोबल गैस कौन से
पीरियड में नहीं, कौन से ग्रुप्स में प्रेजेंट होती है। पीरियड नहीं आएगा, पीरियड का मतलब आवर्त होता है, ठीक है। हर पीरियड में है, फर्स्ट से लेकर सेवन तक जितने भी पीरियड होते हैं हर पीरियड में होती है। लेकिन ग्रुप्स की अगर बात करें तो नोबल गैस आपकी ग्रुप नंबर 18 या शून्य ग्रुप में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कौन सा विटामिन, विच विटामिन इज इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो आपको पता है जो BC होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। तो इनसोल्यूबल कौन सा हो जाएगा, ADEK, क्या हो जाएगा, ADEK। इसकी ट्रिक अगर आप याद रखना चाहिए इनसोल्यूबल की तो KEDA क्या हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज से बना होता है और ग्लूकोज में बहुत सारे OH मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। और जहां पर OH होगा वो वाटर में सोल्यूबल तो डेफिनेटली होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपको मैच करना था। कार्नेलाइट का फॉर्मूला दे रखा है, फेल्सपार का दे रखा है, फ्लोरोपेराइट का दे रखा है और क्रायोलाइट का दे रखा है। तो देखिए इनके फॉर्मूलेज अगर आप लिखना चाहें तो देखिए मैं एक एक का बता देता हूँ यहाँ पर। अगर कार्नेलाइट का फॉर्मूला पूछे आपसे तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला हो जाएगा KCl MgCl2.6H2O। तो कार्नेलाइट का फर्स्ट का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। उसके बाद आपसे देखिए फेल्सपार का पूछे तो फेल्सपार की अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो फेल्सपार का फॉर्मूला होता है आपका K2O.Al2O3.6SiO2। ये आपका क्या होता है, फेल्सपार का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉरी फेल्सपार का नहीं, फ्लोरिस्पार का फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्रायोलाइट की। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला आपका Na3AlF6 होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरोपेराइट के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो देखिए फ्लोरोपेराइट का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, इनका होल होता है 3 एंड लास्ट में होता है CaF2। तो आपके पास देखिए आंसर कौन सा दे रखा है, CaF2। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, CaF2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इनको मैच कर सकते थे। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का आ गया, फिजिक्स का है। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, ये वैल्यू है अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। अवोगाद्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी CO2 के 6.022 × 10⁻23 अणुओं में कितने मोल्स कार्बन और O2 के प्रेजेंट होगी। तो देखिए आपके पास, मैं आपको सीधा बता दूं कि जो CO2 होता है इसमें आपके पास 1 ही मोल कार्बन होगा और 1 ही मोल O2 होगा। तो कितने मोल प्रेजेंट हो जाएंगे, 1 मोल प्रेजेंट हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अवोगाद्रो नंबर के बराबर हो जाएगा, निकाल सकते हैं आप इससे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेक्रोन विधि किसमें यूज की जाती है। तो डेक्रोन जो आपके मेथड होता है वो आपके किसमें यूज किया जाता है, डेक्रोन जो मेथड होता है आपका, डेक्रोन मेथड आपके लिए Cl2 के फॉर्मेशन में, क्लोरीन गैस के फॉर्मेशन में किया जाता है। किससे रिएक्ट करवाई जाती है, HCl की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई जाती है CuCl2 की प्रेजेंस में, ठीक है। और 723 केल्विन टेम्परेचर होता है, Cl2 गैस आपकी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ये फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए 2-3। इसके बाद में बायो वाले क्वेश्चन, एक केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त पीरियड और कितने ग्रुप्स प्रेजेंट थे। तो आपको पता है कि जो मॉडर्न में थे वही मेंडलीव में थे, तो 7 पीरियड हो जाएगा और 18 क्या हो जाएगा, ग्रुप्स हो जाएगा। वो बात अलग है कि उसने फर्स्ट है फर्स्ट बी, सेकंड है सेकंड बी, इनमें डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 एक प्रबल अपचायक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर, क्लार्क और कैलगोन मेथड इक्वेशन आपको बतानी है। तो देखिए क्लार्क और जो कैलगोन मेथड इक्वेशन है, ये आपको पता है कि जो क्लार्क और कैलगोन विधि है ये आपके दोनों ही, जो आपका वाटर होता है, कठोर वाटर होता है, उसको मृदु वाटर बनाने में काम में ली जाती है। तो जो क्लार्क विधि होती है ये आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, कैल्शियम का हो चाहे मैग्नीशियम का हो, उसके हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट किसकी करवाता है, बुझे हुए चुना का
बुझे हुए चूना से इसका रिएक्ट करवाया जाता है और H2O का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। ठीक है, क्लार्क विधि में। और जो केल्गोन होती है, केल्गोन किसे कहा जाता है? मोस्टली केल्गोन कहा जाता है आपके Na6P6O8 Na6P6O8 को क्या कहा जाता है? केल्गोन कहा जाता है। सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट को केल्गोन कहा जाता है। और ये जो केल्गोन होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं Ca+2 Mg+2 को +2 से रिएक्ट करके एक विलयशील सोल्यूबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेता है, जिससे मृदु वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पीने योग्य जल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉपर और जिंक की प्रथम एंड द्वितीय आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन था। तो देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो देखिए अगर आपसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछेगा कॉपर और क्रोमियम की, तो कॉपर और आपके जिंक की, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में तो देखिए आपका कौन जीतेगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में तो आपका जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। रीजन 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, और अगर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आपका कॉपर होगा, ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? कॉपर की होगी। रीजन क्या होगा कि कॉपर में 3d10 से निकलेगा, जबकि जिंक में 4s1 से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्लार्क और केल्गोन मेथड में आपको बता चुका हूं। मॉन्ड प्रोसेस और आपका कौन सा रह गया? मॉन्ड प्रोसेस है एक तो आपका, और कास्नर कैंड्रल सेल प्रोसेस। तो आप लोगों को पता है कि जो मॉन्ड प्रोसेस होता है वो आपके पास क्या करता है? वो शुद्धिकरण में काम आता है, प्यूरिफिकेशन में काम में आता है मॉन्ड प्रोसेस। उसमें क्या कहता है? निकिल की CO से रिएक्ट करवाते हैं और बनता क्या है? निकिल CO4 बनता है आपका। ठीक है, क्या बनता है? NiCO4 बनता है, NiCO का होल 4 बनता है। ये आपके पास कोऑर्डिनेशन ऐसा कंपाउंड बन जाता है। फिर जब इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं NiCO4 को आप रिएक्ट जब आप टेम्परेचर पे हीट करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस पे, 450 डिग्री सेल्सियस नहीं सॉरी केल्विन पे, तो आपके पास निकिल, प्योर निकिल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और 4CO बाहर निकल जाता है आपके पास। इसके अलावा एक और बच गया, कौन सा? कास्नर कैंड्रल सेल प्रोसेस। तो देखिए ये कास्नर कैंड्रल जो प्रोसेस होती है ये आपके NaOH के फॉर्मेशन में काम में आती है। किस में काम में आती है? NaOH के निर्माण में काम में आती है। ठीक है, मेंडलीफ वाला मैं बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट हो गया है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपके पास स्ट्रक्चर पूछी गई है, रिसोर्सिनॉल, ऑर्थोक्रिसोल, कैटेकोल और हाइड्रोक्विनोन की आपसे स्ट्रक्चर पूछी गई है। इसमें मिलान करना था आपको। ठीक है, मैचिंग करनी थी। तो देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। रिसोर्सिनॉल होता है, रिसोर्सिनॉल में आपके पास बेंजीन होता है, इन सब में बेंजीन फिक्स होगा। ठीक है, और इसमें स्टार्टिंग के टॉप पोजीशन पे OH लगा होता है रिसोर्सिनॉल में, और रिसोर्सिनॉल में मेटा पे OH होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ऑर्थोक्रिसोल की बात करूं तो ऑर्थोक्रिसोल जो होता है आपका उसमें फिनॉल तो आपका होता ही है, और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CH3 होता है। ये आपका क्या हो गया? ऑर्थोक्रिसोल। अब कैटेकोल की अगर मैं बात करूं तो कैटेकोल में आपके पास फिनॉल होगा और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे OH होगा। देखिए ऑर्थो पोजीशन पे OH होता है तो कैटेकोल होता है, CH3 होता है तो ऑर्थोक्रिसोल होता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्विनोल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए ये आपका फिनॉल होगा और फिनॉल की पैरा पोजीशन पे भी क्या होगा? OH होगा। ये आपका क्या होता है? हाइड्रोक्विनोल होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है H2SO4 के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो उच्च अस्थिरता, मजबूत अम्लीय प्रकृति, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, बिल्कुल राइट है। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ वाटर, ये भी राइट है। एबिलिटी टू एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। उच्च अस्थिरता, स्टेबल तो होता ही है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे फिजिक्स के और बायो के और क्वेश्चन आ रहे हैं बीच बीच में, तो ये आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए आपसे थर्ड ए ग्रुप्स जो है उसकी आपसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछी गई है। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया होगा आई थिंक। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको थर्ड ए पता होना चाहिए पहली बात। तो थर्ड ए आपका बोरोन फैमिली होती है। कौन सी होती है? बोरोन फैमिली होती है। ग्रुप नंबर 13 थर्ड ए होता है। ठीक है, तो देखिए थर्ड ए की अगर मैं बात करूं यहाँ पर
तो इसके लिए अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो रियल ऑर्डर होता है वो होता है बोरोन की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अप टू डाउन जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बोरोन के बाद आ जाता है आपका सीधा थेलियम आ जाता है, उसके बाद गैलियम आता है, उसके बाद गैलियम और एल्यूमिनियम की लगभग सी सेम होती है, तो आप गैलियम को पहले भी लिख सकते हैं और एल्यूमिनियम को भी पहले लिख सकते हैं, और सबसे लास्ट में आपका इंडियम आता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बेंजोइक एसिड एंड फिनोल को किससे आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, बेंजोइक एसिड एंड फिनोल कैन बी एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन यही है, बेंजोइक एसिड और फिनोल को आप कौन से रिएजेंट से अलग कर सकते हैं। तो देखिए बेंजोइक एसिड और आप फिनोल को दो ऐसी स्पीसीज है जिससे आप अलग कर सकते हैं। पहला सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3 से आप अलग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट जो टेस्ट होता है उससे आप कर सकते हैं। उसके अलावा फेरिक क्लोराइड टेस्ट से भी आप इसको अलग कर सकते हैं दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा गया SCP, CCP, BCC और SC की आपसे पैकिंग दक्षता पूछी गई है। ठीक है, संकुलन क्षमता आपसे पूछी गई है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए मैं बता दूं SCP और CCP की सेम होती है 74%, BCC की होती है 68% और SC की होती है आपके 52.4%। याद रख लेना, FCC की भी 74% ही होती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 55 इज इन विच ग्रुप्स, यानी 55 परमाणु क्रमांक 55 वाला एक तत्व है वो कौन से समूह में आएगा। तो आपको देखिए मैं आपको आइडिया दे दूं, 55 जो होता है 55 होता है आपका सीजियम का। किसका होता है? सीजियम का। आप देख भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। और सीजियम किस में आता है? सीजियम किस में आता है? या तो आप बोल दीजिए कि फर्स्ट ए में आता है या फिर आप बोल दीजिए कि फर्स्ट ग्रुप में आता है। तो आप कुछ भी बोलना चाहिए, दोनों में से एक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये बाकी के बायोलॉजी और फिजिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग इन्हें चाहे तो कर सकते हैं खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आपसे पूछा गया है कि सेम बॉन्ड ऑर्डर किस किस का है। तो आपके पास देखिए, ये आपको दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ये पहला है आपका C2, दूसरा है N2+2, तीसरा है N2-2 और चौथा है O2-2। तो देखिए C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, N2+2 का भी 2 हो जाएगा, N2-2 का भी 2 हो जाएगा और O2-2 का क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। किस तरह से निकाला? आपको पता है 14 जब इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रिक से तो कितने बॉन्ड ऑर्डर होते हैं? 3। देखिए इसमें 12 है, इसमें 12 है, तो कितने बॉन्ड ऑर्डर हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, क्योंकि 13 पे कितना होता है? 2.5 होता है, तो 12 पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 है, तो 16 पे भी कितना होता है? 2। लेकिन इसमें कितने हैं? -2 है O2, तो इसमें कितने हैं? 18 पे कितना होता है? 1। तो तीनों ये सेम हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यही क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री के। जितने क्वेश्चन ICAR के 7 सितंबर की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में आए थे, जिसमें से बच्चों ने जो भी क्वेश्चन मुझे बताए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। और देखिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जो जिनका पेपर अभी 8 को हो गया है, लेकिन जिनका 9 सितंबर को पेपर है, वो ध्यान रखें, SSN रीजन वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। गुड लक।